हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी से रिलेटेड जो भी पीवाई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी अभी तक बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा में जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, वो सभी क्वेश्चन हम सभी एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब बता दें, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 इस जो किरण प्रकाशिकी है इससे रिलेटेड कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बन चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में और पार्ट 2 में दोनों वीडियो मिलाकर टोटल लगभग 90 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। यदि आप इन 90 क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो पीवाई के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखने आए। तो चलिए ऐसे क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। तो ये क्या है? एक तरह से तय की गई दूरी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए एटिकल। अगला क्वेश्चन ये औसत रंग यानी पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो पीला रंग क्या होता है? जो सातु अवयवी रंग होते हैं ना श्वेत प्रकाश के, उनका औसत रंग होता है। तो जब श्वेत प्रकाश का बॉन्ड विक्षेपण होता है तो सीमांत रंग क्या होते हैं? तो सीमांत रंग होता है, सबसे नीचे होता है बैगनी और सबसे ऊपर होता है लाल। तो बैगनी और लाल रंग के अपवर्तनांक औसत क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा म्यू आर प्लस म्यू भी बटा 2। औसत ऐसे ही नहीं निकालते हैं, दूसरी औसत कैसे निकालते हैं? दोनों जोड़ते हैं, बटा में क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। अभी क्या हमको निकालना है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति निकालना है। तो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी का फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस दूरी होता है इनफाइनाइट। जब फोकस इनफाइनाइट हमें निकालना है पावर, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। तो 1/इनफाइनाइट कितना है? 0 है। कितना है? 0। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिकल। ओके, अगला क्वेश्चन ये कोणीय बण विक्षेपण बराबर क्या होता है? तो कोणीय बण विक्षेपण, तो कोणीय बण विक्षेपण क्या होता है? तो जब श्वेत प्रकाश का बण विक्षेपण होता है ना, तो सीमांत रंगों के, यानी जो बैगनी रंग है और ये जो लाल रंग है, तो लाल रंग और बैगनी रंग के विचलन कोण में अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। तो लाल रंग का विचलन कोण और बैगनी रंग का विचलन कोण, तो किसका विचलन कोण ज्यादा है? बैगनी का ज्यादा है। तो बैगनी रंग का विचलन कोण, एक मिनट चल, तो कोणीय विक्षेपण क्या होगा? तो थीटा से डिनोट करते हैं। क्या होगा? बैगनी रंग का विचलन कोण माइनस लाल रंग का विचलन कोण। बैगनी रंग का विचलन कोण, तो विचलन कोण का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे लोग, म्यू v माइनस 1 इंटू ए, माइनस ए क्या होगा? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। इन दोनों टर्म में से ए कॉमन ले लेंगे। ए कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? म्यू v माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस प्लस माइनस म्यू आर और माइनस माइनस प्लस 1, और क्या कॉमन ले लिए? ए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? म्यू v माइनस म्यू आर इंटू ए। देखिए किस ऑप्शन में दिया है? तो म्यू v माइनस म्यू आर इंटू ए, ऑप्शन नंबर ए में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, बण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ओके, तो बण विक्षेपण क्षमता क्या होता है? तो बण विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा लिखते हैं। तो क्या होता है? कोणीय विक्षेपण और माध्य विचलन कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? बण विक्षेपण क्षमता बोलते हैं। यानी होता है थीटा बटा विचलन कोण ऑफ पीला रंग, यानी ये डेल्टा वाई होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तभी कुछ पहले इसका फॉर्मूला है इनके ध्यान से। इसका फॉर्मूला क्या आता है? एक मिनट, इसका फॉर्मूला आया था ये वाला, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, लिख देंगे म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ये ए और ए कैंसिल होते हैं, ये वाला आ गया। किस ऑप्शन में दिया देखिए? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। यहाँ पर वी है और यहाँ पर आर है। ओके, और यहाँ पर क्या लिखा है? वाई लिखा है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच में इसका मान क्या होगा? यानी कांच में प्रकाश का वेग क्या होगा, और आपको कांच का अपवर्तनांक दिया गया। ओके, तो कांच का अपवर्तनांक म्यू का वैल्यू कितना दिया है? तो म्यू का वैल्यू दिया गया 3/2। अब बताइए, कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया, कांच का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो कांच का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है c/v, जहाँ c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, अभी क्या है? माध्यम यानी कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ 3/2 है, तो 3/2 हमें क्या निकालना है? कांच में प्रकाश की चाल यानी v का मान निकालना है। तो v का मान क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती, हो गया 3v, ये कितना हो गया? 2c। तो v का मान कितना आ गया? 2c/3। तो 2c/3 कहीं दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया, टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होगी? फोकस दूरी का मान दिया है 20, एफ इक्वल टू लिखते हैं 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? प्लस में, प्लस में ही रख देते हैं। अब फोकस दूरी दिया, हमें पावर निकालना। क्या निकालना? पावर निकालना। तो जब भी पावर निकालना होता है
तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग, फोकस को मीटर में बदलते हैं लोग। ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्योंकि पावर का सही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और लंबाई के सॉरी पावर के सही मात्रक क्या डायप्टर होता है। तो जब फोकस दूरी मीटर में रहेगा ना तब जाके पावर डायप्टर में आएगा। इसे मीटर में बदलते हैं तो कितना आ गया 20/100 मीटर, यानी कितना आ गया 1/5 मीटर। तो पी का फॉर्मूला क्या था 1/f, तो 1/f, एफ का मान कितना है 1/5, ये ऊपर आ जाता है कितना हो जाएगा 5, तो 5 डायप्टर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश का वेग महत्तम होता है, ऑप्शन नंबर ए हवा में, बी शीशा में, सी पानी में, डी निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है, निर्वात में, इन ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन है हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है 2.42, यानी ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन दिया प्रकाशिक पथ बराबर होता है, हालांकि ये आपको वेव ऑप्टिक्स में भी मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। अभी जो इसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, उसमें आपको सेम टू सेम ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा, बट क्वेश्चन आगे इसको डिस्कस करते हैं, एकदम सिंपल है, जितना हम पढ़े उससे ही सवाल बन जाएगा। तो दिया है सवाल प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं प्रकाशिक पथ क्या होता है। तो मान लिया कोई एक माध्यम है, ठीक है, अब माध्यम कोई प्रकाश की किरण जब चलेगा तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, पथ लंबाई है, किसका, माध्यम में पथ लंबाई है। मान लीजिए प्रकाश की किरण सीधा आया तो ये वाला इसका पथ लंबाई होगा, इस तरह है तो ये वाला इसका पथ लंबाई होगा, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो ये वाला क्या है, पथ लंबाई, ये वाला क्या है, ये है पथ लंबाई। इसको मान लेते कुछ मान इसको क्या बोलते हैं, डी मानते, क्या बोलते हैं डी। तो डी क्या है, पथ लंबाई, किसमें, माध्यम में। अब यहाँ बोला गया प्रकाशिक पथ, तो प्रकाशिक पथ क्या था बता दें, प्रकाशिक पथ क्या होता है, तो प्रकाशिक पथ होता है प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, कितना समय में, तो जितना समय में ये दूरी तय किया गया। यानी सिंपल सी बात बता दें, माध्यम में ये जो पथ लंबाई है ना, माध्यम में जो दूरी है, इसी के समतुल्य निर्वात में दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक पथ बोलते हैं। माध्यम में जो तय की गई दूरी है, इसी दूरी के समतुल्य निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशिक पथ बोलेंगे। तो प्रकाशिक पथ जस्ट लाइक क्या है, दूरी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला तो चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। बट ये प्रकाशिक पथ कहाँ की दूरी है, निर्वात वाला दूरी है। तो निर्वात चाल इंटू समय होता है घटन, तो चाल, तो निर्वात में प्रकाशिक चाल क्या होता है सी, तो सी लिख दिए। अब यदि समय पता रहेगा तो सवाल बनेगा, तो सवाल नहीं बनेगा। अब देखिए इस माध्यम की बात करें, इस माध्यम का अपवर्तनांक दिया है म्यू, क्या दिया है म्यू। अब माध्यम का अपवर्तनांक दिया है म्यू, तो डी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए फिर से बता रहे हैं, प्रकाशिक पथ निकालना है, फॉर्मूला हो गया चाल गुणे समय। तो प्रकाशिक पथ कहाँ है, निर्वात में है, तो निर्वात में चाल क्या होता है सी, तो सी लिख दिए। अब यदि आपको समय पता रहेगा तो सवाल बनेगा, तो सवाल नहीं बनेगा। समय कहाँ से निकालेंगे, समय हम यहाँ से निकालेंगे। तो बताइए समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। कौन सा समय चाहिए, इतना दूरी तय करने में, तो दूरी को क्या माने डी, डी। अब बटा में चाल, अब बताइए इस माध्यम में चाल क्या होगा, इस माध्यम में चाल सी होगा क्या, नहीं ना होगा। तो इस माध्यम में चाल कितना होगा, तो चाल निकालना है। तो पड़े वाला म्यू का फॉर्मूला होता है सी बटा भी, तो माध्यम का चाल भी का फॉर्मूला क्या होगा सी बटा म्यू। तो यहाँ से भी यानी चाल का फॉर्मूला क्या गया सी बटा म्यू, तो म्यू ऊपर आएगा तो कितना गया डी म्यू बटा सी। यहाँ लिख सकते हैं समय का वैल्यू डी इंटू म्यू बटा सी, सी कैंसिल, कितना गया डी इंटू म्यू लिखिए, म्यू इंटू डी लिखिए, बातें क्या है। तो म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, डी क्या है, पथ लंबाई है, डी क्या है, पथ लंबाई है। तो अपवर्तनांक इंटू पथ लंबाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 दिया है, तो पानी में डुबाया जाता है तो यह कैसा व्यवहार करेगा। ओके यदि इसका पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से देखना है, सीखना है, तो आप इसका जो VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो बना है उसमें जाइए, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है हम आपको अभी डायरेक्टली बता रहे हैं। देखिए उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 दिया है और जिस माध्यम में से डाल रहे हैं उसका अपवर्तनांक क्या है 1.3 दिया है। तो ये जो उत्तल लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा ही कम है, ज्यादा है, तो जब इसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो जैसा था वैसा ही व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस से उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करेगा। तो उत्तल लेंस की तरफ यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर। ओके यदि इसी को अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम डालते हैं तो उत्तल है तो अवतल क्या हो जाता है, अवतल हो जाता है। यदि इसको 1.5 वाला है 1.5 वाले माध्यम में डालते हैं ना तो क्या होता है एक कांच के आयताकार पट्टी की तरफ व्यवहार करता है, यानी किरण को नहीं अभिसरित करता नहीं अपसरित करता। ओके अगला क्वेश्चन दिया है प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, आवृत्ति होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर। ओके अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, कैसा होता है, सतत होता है, ऑप्शन नंबर ए, 80 कर। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए कांच, बी पानी, सी लोहा, डी हीरा। तो हीरा हो गया ऑप्शन नंबर डी, तो डी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डिएप्टर प्लस 5 डिएप्टर को संपर्कित संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या हो, ध्यान देंगे। एक क्षमता दिया P1 का मान दिया -15 डिएप्टर, P2 का मान दिया 5 डिएप्टर,
तो हमको निकालना क्या है, संयोजन की फोकस दूरी निकालना। यदि हमको संयोजन की क्षमता पता हो तो संयोजन की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो संयोजन की क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा, P1 प्लस P2। P1 का मान कितना दिया है -15, P2 का मान दिया है +5, तो -15 + 5 -10 diopter, कितना गया -10 diopter। किसका वैल्यू है, P का मान आ गया। तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये तो कंफर्म है, सॉरी माइनस में आ गया ना, तो पावर माइनस में किसका होता है, अवतल लेंस का होता है। तो ये कंफर्म है, जब पावर माइनस में तो फोकस भी माइनस में होगा। तो ये दो तो ऑप्शन इसी तरीके से लोगे। अब यही दो में कौन होगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो P दिया है, हमें F निकालना है। तो P का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। P का मान दिया है, F निकालना है, F लिख सकते हैं 1/p 1/p। P का मान कितना दिया है -10, तो -10। अब ये किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि जब ये डायप्टर में है तो फोकस दूरी किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब इसको सेंटीमीटर बदलना है, किससे गुणा करेंगे 100 से, तो -1/10 × 100, ये सेंटीमीटर 0 कैंसिल, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो जब लेंस को उसी अपवर्तनांक वाले माध्यम में डालते हैं तो क्या होता है, वो एक कांच के आयताकार स्लेब की तरह काम करता है, इसका फोकस दूरी क्या होता है, अनंत हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके अगला क्वेश्चन दिया है, माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा हो, तो प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी हो, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या हो, ध्यान देंगे। चलिए मान लेते हैं वाला क्या है, माध्यम 1 है, और ये वाला क्या है, माध्यम 2 है। तो क्या बोला गया, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाले प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। अब एक मिनट, तो क्रांति कोण कब बनता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, इसको माध्यम 1 मान लेते हैं। ये क्या हो गया माध्यम 1, ये क्या हो गया माध्यम 2। तो माध्यम 1 से माध्यम 1 कैसा बिहेव कर रहा है, सघन माध्यम की तरह, और कैसा बिहेव कर रहा है, विरल माध्यम की तरह। तो जब माध्यम 1 से प्रकाश की किरण माध्यम 2 की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, माध्यम 2 की ओर जा रहा है, तो क्रांति कोण कितना है, थीटा। तो जब ये क्रांति कोण होगा, तो पढ़े थे लोग कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर होता है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होता है 90 डिग्री। तो ये वाला क्या हो जाता है 90 डिग्री, क्या हो जाता है 90 डिग्री। ओके तो बोला गया है कि प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी, तो यहाँ पर वेग दिया है v, तो क्या बोला गया है प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या होगा, यानी हमको माध्यम 2 में प्रकाश का वेग निकालना है। तो v1 मान लेते हैं, मान लेते हैं v2। तो v1 का मान दिया है v, और आपको v2 का मान निकालना है। ओके चलिए अब बताइए, एक माध्यम में वेग दिया है, दूसरा माध्यम में निकालना है। वेग कब निकाल पाएंगे, जब हमें अपवर्तनांक पता हो तब निकाल पाएंगे। चलिए तो आप लोग स्नेल का नियम पढ़े थे, स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है, स्नेल के नियम के अनुसार उनका पढ़े थे, जिधर का अपवर्तनांक लेते हैं उधर का कोण लेते हैं। ठीक है चलिए अब स्नेल का नियम अप्लाई करते हैं। तो इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं क्या है μ1, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं क्या है μ2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर μ1 sin थीटा, क्योंकि माध्यम 1 में कोण कितना है थीटा है। जब μ2 लेंगे तो क्या लेंगे μ2 sin कितना कोण यहाँ पर 90 डिग्री, क्या लेंगे 90 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसे, तो कितना गया μ1 sin, तो sin थीटा लेते हैं, μ2 sin 90 का मान क्या होता है 1, लिखते हैं μ2, क्या लिखते हैं μ2। यहाँ आप यहाँ μ1 μ2, यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं μ1/μ2 बराबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो इसका मान क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं μ12, माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, इसका वैल्यू कितना आ गया 1/sin थीटा। या एक काम कर सकते हैं μ21 निकाल सकते हैं। तो भाई दिमाग आपसे बोले कि μ21 निकालना तो क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर μ2/μ1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर sin थीटा। तो μ2/μ1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं μ21। और μ21 का फॉर्मूला क्या था, वेग के रूप में, ध्यान देंगे। तो sin थीटा इक्वल टू कितना गया μ21। तो इसका मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, तो जिसका अपवर्तनांक निकालते हैं उसका वेग लेते हैं बट्टा के नीचे। तो इन बट्टा में आएगा v2, ऊपर आएगा v1, क्या आएगा। हमें सवाल में किसका मान निकालना है, सवाल मान निकालना है माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, यानी किसका मान निकालना है v2 का मान निकालना है। तो v2 यहाँ पर कर दें, तो v2 का मान कितना गया v1/sin थीटा, और v1 का मान कितना दिया है v, तो v/sin थीटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक कर दीजिए। ओके चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, इसको बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए, अब देखिए वस्तु कितना दूरी पर स्थित है 1 इंच पे, यानी यू का मान दिया है 1 इंच, लिखते 1 इंच। और देखिए वस्तु दूरी प्लस में माइनस में, माइनस में लिखते हैं माइनस। बोल रहा है कि m बराबर 5, यानी 5 आवर्धन कितना दिया है 5 गुना दिया, यानी m का मान दिया है 5। अब बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। तो आभासी प्रतिबिंब केस में आवर्धन का मान क्या होता है, प्लस में माइनस में, प्लस में रहेगा। तो क्या बोला गया है, प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी f = 1।
ओके, अब देखिए m दिया है तो m का फॉर्मूला क्या होता है h डैश बटा h, इसमें h का बात नहीं किया गया है तो एक और पढ़ चलो v बटा u, तो हम लिख देंगे v बटा u। अब यहाँ से m का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 v नहीं, v का मान दिया u का मान दिया -1 तो -1, जैसे v का मान कितना आ गया -5, तो v का मान आ गया -5, तो इंच में है तो भी किस में आएगा, इंच में आएगा। ओके, अब u पता है, v पता है, तो इसमें क्या निकाल सकते हैं, f निकाल सकते हैं। कैसे, लेंस फॉर्मूला से। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/v - 1/u = 1/f। 1/v, v का मान कितना दिया है -5, माइनस u का मान कितना दिया है -1 बराबर 1/f। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा यहाँ पर, ये आ गया -1/5, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 1/f। ये कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आएगा 5, ये कितना आ जाएगा -1 + 5 = 1/f। तो यहाँ कितना आ गया 4/5 बराबर 1/f। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा f, f का मान आएगा 5/4, तो 5/4 को ही दिया है तो अच्छा यहाँ दशमलव में दिया है तो 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1.25 इंच। ये देखिए जो डबल यहाँ पर लिखा है ना, इसका मतलब इंच होता है, क्या होता है, इंच होता है, यानी 1.25, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, किसी प्रिज्म पर एक वर्णित प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है। तो जब एक वर्णित प्रकाश आपतित होता है तो क्या होता है, उसका विचलन होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक कर दो। वर्ण विक्षेपण कब होता है, जब श्वेत प्रकाश आपतित होता है तब होता है, बट यहाँ पे एक वर्ण वाला यानी कोई एक रंग वाला प्रकाश आ रहा है, इसलिए सिर्फ क्या होगा, विचलन होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। अच्छा, अब यहाँ बोला गया है क्रांति कोण किसके लिए सबसे कम होता है। ऑप्शन ए दिया है लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग। अब किसका क्रांति कोण कम होता है, तो क्रांति कोण तो हम पढ़े नहीं है कि किस रंग का कितना होता है, बट अपवर्तनांक पढ़े किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। ठीक है, और अपवर्तनांक का संबंध हम क्रांति कोण से पढ़े, तो क्या पढ़े लोग, म्यू इक्वल टू होता है 1/sin AC, 1/sin IC। ओके, अब ध्यान रखिए, इसका मन क्या हुआ तो हमें क्या निकालना है इसमें, किसके लिए क्रांति कोण कम है, यानी किसके लिए IC का मान कम है। जिसके लिए IC का मान कम होगा ना, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ोगे लोग त्रिकोणमिति में, थीटा का मान घटने से साइन का मान क्या होता है, घटता है, थीटा का मान बढ़ने से साइन का मान घटता है, बढ़ता है। तो जब IC का मान कम होगा तो पूरा साइन वाला का मान कम हो जाएगा, तो जब पूरा बटा के नीचे वाला घटेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, जिसके लिए क्रांति कोण कम होगा उसके लिए अपवर्तनांक अधिक होगा। और हमारे लिए नया क्वेश्चन ये बन गया, हमको इसमें ये ढूंढना है किसके लिए अपवर्तनांक अधिक है, किसके लिए अपवर्तनांक अधिक है। तो सबसे अधिक अपवर्तन किसका हुआ था, जब श्वेत प्रकाश गया था, तो सबसे अधिक अपवर्तन किसका होता है, बैगनी का होता है, सबसे कम होता है लाल का। तो चूंकि बैगनी का अपवर्तन अधिक, तो अपवर्तन अधिक, तो क्रांति कोण कम। तो क्या बोला गया है, क्रांति कोण सबसे कम होता है, तो सबसे कम किसका होता है, बैगनी रंग का होता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है, न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो देखिए फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 इंटू ए, और यदि आपको ये नहीं आता है तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। ओके, कैसे, प्रिज्म का अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला से। अगला क्वेश्चन दिया है, एक लेंस म्यू इक्वल टू इतना का नाभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर। नाभ्यांतर का मतलब क्या हुआ, इसका फोकस दूरी कितना है, हवा में 20 सेंटीमीटर है। इसका नाभ्यांतर माध्यम में, एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है हो जाता है, यानी सिंपल सी बात है, एक लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, और जब इसको इसी अपवर्तनांक वाले माध्यम में डाल देते हैं तो फोकस दूरी क्या होगा, तो जब इसको इसी अपवर्तनांक वाला माध्यम में डालेंगे तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो फोकस दूरी हो जाएगा अनंत। कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ये कैसे होगा, तभी कुछ देर पहले बता दें, जब किसी माध्यम को, जब किसी लेंस को उसी अपवर्तनांक वाले माध्यम में डालते हैं तो एक आयताकार स्लेब की तरह व्यवहार करेगा, यानी किरण को नहीं अभिसरित करेगा नहीं अपसरित करेगा, सीधा भेज देगा। तो सीधा भेज दिया तो उसका फोकस क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत मान लिया जाता है। इसको फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं ध्यान नहीं, तो आप लोग पढ़े थे फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो जब किसी लेंस को किसी माध्यम में डालें, r1 r2 तो चेंज होगा नहीं, हम म्यू यहाँ पर कौन सा लेते हैं, तो जिस लेंस का फोकस दूरी निकालना है ना, उस लेंस का हम लोग अपवर्तनांक लेते हैं उस माध्यम के सापेक्ष जिस माध्यम में वो रहता है। यदि लेंस हवा में है तो यहाँ पर म्यू का मान क्या लेंगे, लेंस का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, बट यहाँ पर उस लेंस को किस में डाल रहे हैं, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में डाल रहे हैं। इस लेंस का अपवर्तनांक लेंगे, इसको लिखते हैं μ2 माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, तो μ2 बटा μ1 माइनस 1 यहाँ पे जैसा वैसे उतार लेंगे। अब बताइए μ2 बाई μ1, माध्यम 2 का अपवर्तनांक यानी लेंस का अपवर्तनांक कितना है 1.5, किससे सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, तो जिस माध्यम में डाले उसका अपवर्तनांक कितना है 1.5, तो 1.5 अब माइनस 1 यहाँ पर जो है उसको उतार दो,
ये 1.5 कैंसिल 1 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 आ गया, तो 1/f का मान 0, तो 1/f का मान 0, तो f का मान क्या है 1/0, 1/0 मैंने अपरिभाषित है, इसको इनफिनिट मान लेंगे। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो dt करो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो dt करो। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। तो अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति, ये भी वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है, ध्रुवण, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो संयोग की फोकस दूरी क्या हो। तो जब दो अभिसारी एक दूसरे संपर्क में, संयोग की फोकस यानी एफ इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम क्या सिखाए थे, f1 f2 बटा f1 प्लस f2। तो f1 एक बार दोनों गुणा करना है तो f1 f2 यानी f इंटू एफ क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा, बटा f1 प्लस f2 यानी f प्लस f। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया f स्क्वायर, नीचे कितना आ गया 2f आ गया, f से स्क्वायर गया यानी f/2, f/2 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक। अगला क्वेश्चन दिया है लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए, यहाँ पे यदि किसी वस्तु को रखे तो लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यहाँ पर कहते हैं। अब यह जो लेंस है, लेंस इसका अपवर्तनांक दिया है μ1, और इसका अच्छा बताइए ये पूरा जो टुकड़ा है एक लेंस की तरह काम करेगा नहीं करेगा। देखिए μ1 μ2 ऐसा समझिए, यहाँ पे एक लेंस ये हो गया, एक लेंस ये, अलग अलग लेंस समझिए। अभी दोनों लेंस संपर्क में है तो इन दोनों का कुछ समतुल्य फोकस दूरी होगा, यानी आसानी वाली किरण होगा कहीं ना कहीं अपसरित कर देगा। उसी तरह ये हिस्सा देखिए इसका अपवर्तनांक चेंज हुआ ना, तो ये और ये मिले क्या होगा, एक लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ये भी कहीं ना कहीं। तो ये जहां फोकसित करेगा वहां प्रतिबिंब बनेगा, जहां फोकसित करेगा वहां प्रतिबिंब, यानी इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा, दो प्रतिबिंब बनेगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दीजिए। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक मिनट, ये तो हो गया ना, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अच्छा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हालांकि अब तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं आता है, बट पहले आता था। ये कब का क्वेश्चन देखिए तो 2013 का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए यानी ये वाला फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। और कथन 1 है, कथन 2 दिया है लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी सबसे अधिक होता है। तो पहला कथन सही है गलत है बताइए। तो पहला कथन सही कैटेगरी फॉर्मूला में पढ़े लो, लेंस मेकर सूत्र पढ़े थे लोग। दूसरा स्टेटमेंट दिया है लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। चलिए इसे करते हैं। अब बताइए फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या है, तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 माइनस r1 माइनस 1/r2। ओके, अब एक सवाल बताइए, बोल रहा है लाल रंग के लिए फोकस दूरी अधिक होती है, तो फोकस दूरी किस पे डिपेंड करता है, वक्रता पर डिपेंड करता है, साथ साथ अपवर्तनांक पर भी डिपेंड करता है। तो लाल रंग के फोकस दूरी के बारे में बात किया, तो हम लोग लाल रंग का अपवर्तनांक जानते हैं कि लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। कैसे, तो प्रिज्म से विक्षेपण के दौरान भी देखे थे लोग, लाल रंग का अपवर्तन क्या हुआ था, सबसे कम हुआ था। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, सातों रंग में लाल रंग का है। तो जब लाल रंग का अपवर्तनांक कम है तो फोकस दूरी क्या हो ज्यादा होगा, सिंपल सी बात। यहाँ स्टेटमेंट दिया गया लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी सबसे अधिक होता है जी, ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बोल रहे दोनों कथन सही है और कथन 2 जो है 1 की व्याख्या करता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ 1 2 की व्याख्या करता है परंतु 2 1 की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम टिक नहीं करेंगे। इसमें बोल रहा है कि 2 जो है ना 1 की व्याख्या करता है। अगला दिया है दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही होगा। दोनों सही है परंतु जो 2 है 1 की सही व्याख्या नहीं करता। ओके चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 28 से 30 तक एक उदाहरण दिया गया, एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के सही उत्तर के लिए 4 विकल्पों में से चुनें। ओके, हालांकि अब ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आता है, पहले ऐसा आता था, देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, हालांकि पढ़े भी होंगे। प्रिज्म द्वारा जब एक वर्णिक प्रकाश का अपवर्तन होता है तो ऐसे सिचुएशन कौन होता है ना, ऐसा पढ़ लेंगे। यहाँ पर कौन क्या टर्म है, ए प्रिज्म कोण है, सब इसमें लिखा गया। अब इसे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है निर्गमन कोण है यानी निर्गत कोण क्या है, ये तो इसमें निर्गत कोण है यहाँ पर I2 है, तो I2 को ही दिया ऑप्शन नंबर बी में, तो बी टिक करेंगे। टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है अल्फा कोण का मान क्या होगा। इसमें अल्फा कोण ऐसे यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर इस कोण का मान पूछा। अब बताइए पूरा ये जो चतुर्भुज बनता है, चतुर्भुज ये वाला कोण कितना होता है 90 डिग्री, ये भी कोण कितना होता है 90 डिग्री। ओके, तो जब ये 90 90 180 हो गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का फल क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो 360 में 90 90 180 हट गया, तो बाकी दोनों जोड़े में कितना आएगा 180 आएगा, यानी ए प्लस अल्फा का मान आएगा 180 डिग्री। ऐसा अल्फा का मान कितना आ गया 180 डिग्री माइनस ए, कह दिया है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए टिक करेंगे। टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है यदि एक किरण प्रिज्म से समरूप गुजरता है
तो न्यूनतम विचलन होता है यहाँ कोण आर क्या होगा, कोण आर क्या होगा। ओके चलिए ध्यान देंगे। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में कोण आर के बारे में पूछा था, जब इसका आप पढ़ोगे लोग म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बटा साइन ए बाई टू, जब इसके डेरिवेशन किए होंगे लोग तो उसमें बीच में आपको मिला होगा आर का मान क्या होता है ए बाई टू होता है, ए बाई टू। और नहीं पढ़े तो आप ऐसे पढ़े ना, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ इसे तुलना करके देखिए लो, साइन के साथ क्या यहाँ नीचे है आर है, यानी आर का मान क्या है ए बाई टू है, आप ऐसे बता सकते हैं यानी ए बाई टू होगा। तो ए बाई टू कहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, ये लिखा है ए बाई टू, यानी ऑप्शन नंबर सी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है इसका तरंग दैर्ध्य है। ध्यान देंगे, प्रकाश की किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है, क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में भी मिला था, इसको पूरा बढ़िया से व्याख्या किया गया था। प्रकाश किरण ग्लास में स्लेब करती है, बट कहाँ से आ रही है तो नहीं दिया है ना, जैसे बोला तरंग दैर्ध्य क्या होता है, घटता है बढ़ता है और परिवर्तित होता है, डी दिया, आंकड़े पूर्ण नहीं है। जैसे सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, आंकड़े पूर्ण नहीं है। क्यों पूर्ण नहीं है तो बता दें आपको, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो तरंग दैर्ध्य घट जाता है, और सघन से विरल में आती है तो क्या होता है तरंग दैर्ध्य बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्लास यानी कांच में प्रवेश कर रही है, तो कांच जो है, कांच कौन सा माध्यम है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, एक और तो माध्यम होना चाहिए ना। मान लीजिए हवा से कांच में आता है तो विरल हो गया, सघन हो गया, तो वाकई में तरंग दैर्ध्य घट जाता है। परंतु हीरा से कांच में आता तो हीरा तो सघन माध्यम हो गया ना, ये विरल हो गया। यदि प्रकाश की किरण हीरा से कांच में आता तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता, हवा से कांच में आता तरंग दैर्ध्य घटता, तो दोनों ऑप्शन हो सकता था। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन के लिए आंकड़ा पूर्ण है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है, आभासी, जी बिल्कुल आभासी बन सकता है, वास्तविक वास्तविक भी बन सकता है, आवर्धित भी बन, उल्टा भी बन सकता है। यानी हम पढ़े चलो ना, अवतल में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, छोटा बड़ा बराबर सीधा उल्टा आभासी वास्तविक सब बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई दिया है, सभी सही है, जी बिल्कुल सभी सही। अगला क्वेश्चन दिया है, एक उभयउतल लेंस, उभयउतल माने क्या होगा, दोनों सतह उत्तल है। ओके, म्यू दिया है 1.5, म्यू दिया है 1.5, ध्यान देंगे। यानी इसका अपर्तनांक कितना दिया है, अपर्तनांक का मान दिया है 1.5 दिया। प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। मैं इस तल की वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं R1, इसकी मान लेते हैं R2। इस क्वेश्चन में क्या दिया, R1 और R2 दोनों का मान दिया 20 सेंटीमीटर, कितना दिया 20 सेंटीमीटर। अब हम यदि R1 की बात करें तो R1 इधर आ रहा है, इधर दूरी की चिन्ह परिपाटी के संग प्लस में लेते हैं, ये हुआ 20 सेंटीमीटर। R2 यानी इधर आएगा, इधर दूरी क्या लेंगे माइनस में, यानी माइनस 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है। तो क्या बोल रहा है इसमें, लेंस की क्षमता ज्ञात करो। हमें निकालना है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता कब निकलेगा, जब लेंस की फोकस दूरी क्या पता हो, लेंस की फोकस दूरी पता हो। तो चलिए इसका फोकस दूरी निकालते हैं। ध्यान देंगे। ओके, अब इसे फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पढ़े थे लेंस में फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू माइनस 1, म्यू का मान कितना दिया 1.5, तो 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1, तो 1/r1 का मान कितना दिया है 20, अब माइनस 1/r2, r2 का मान कितना दिया है माइनस 20, यानी लिखेंगे माइनस 20। ओके, इसे सॉल्व करते हैं, कितना गया 1.5 माइनस 1 0.5 इंटू 1/20, अब माइनस माइनस प्लस 1/20, इसे लिख सकते हैं 5/10, तो 5/10 ये कितना गया 20, यहाँ 1 और 1 2 2 आ गया। चलिए कितना गया 5 दूना 10 और 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/20। तो 1/f का मान आ गया 1/20, यहाँ से f का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आ गया। और उनको पावर निकालना है तो फोकस दूरी किसमें बदलना होगा, मीटर में बदलना होगा। तो कितना गया 20/100 मीटर, यानी कितना गया 1/5 मीटर। तो P का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, तो 1/f, f का मान कितना है 1/5, तो 1/5 ये हो जाएगा 5 diopter, यानी पावर कितना आएगा 5 diopter। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, तो 80 कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक वर्णिक प्रकाश, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का एक वर्णिक प्रकाश अपवर्तनांक 1.5 के माध्यम में प्रवेश करता है, इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा। अब ध्यान देंगे, प्रकाशीकरण क्या हो रहा है निर्वात से, तो निर्वात में इसका तरंग, इसको लैम्डा नोट मान लेते हैं, कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। जिस माध्यम में उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या दिया है म्यू, म्यू का मान दिया है 1.5। अब इधर से कोई किरण आया इसमें आ गया, तो यहाँ पर ये क्या दिया है तरंगदैर्ध्य दिया है, आपको इस माध्यम का तरंगदैर्ध्य निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है, मीडियम में लैम्डा का मान क्या होगा। तो जिस तरह कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, जैसे वेग बदलता है वैसे ही तरंगदैर्ध्य बदलता है। तब एक फॉर्मूला पढ़ेंगे म्यू इक्वल टू c/v, वेग के टर्म में
तरंगदैर्ध्य के टर्म में क्या पढ़ेंगे लोग, तो लेमडा नोड यानी निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बटा माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। ओके, सॉल्व करते हैं। म्यू का वैल्यू कितना दिया है 1.5, लेमडा नोड का वैल्यू कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 हम देते हैं। अब बटा में लेमडा है तो लेमडा में लेमडा का मान निकालना, तो लेमडा इधर कर दें, तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया 6000 बटा 1.5, ये कितना गया 6000, ये 10 बटा ऊपर जीरो आएगा तो ऊपर जीरो करते हैं, नीचे कितना गया 15, 15 चौका 60 यानी 4000, कितना गया 4000 एंगस्ट्रॉम। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ए टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचारित होता है तो कौन सा कारक परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन ए दिया तरंगदैर्ध्य, बी दिया आवृत्ति, सी दिया चार्ज, डी दिया ए और बी दोनों। तो बता दें तरंगदैर्ध्य बदलता है, चार्ज बदलता है, तो क्या नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलती। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 36 से 38 तक, 36 से 38 तक के लिए एक पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और सबका आंसर देना है। ओके, ध्यान देंगे। चलिए चित्र आप समझ में आ ही गया होगा। ये क्या है, ये हवा है, प्रकाशीकरण कहाँ से, हवा से कांच में, हवा से कहाँ पा रहा है, कांच में, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें बोला गया है कि एक मिनट, ये आई है, ये आई है और ये क्या है आर है, ये आर है और ये वाला क्या है आई है। इसमें बोल रहा है कि आई का मान आर से बड़ा है, जाहिर सी बात है, जो विरोध से सघन में आएगा तो क्या होगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो आर का मान छोटा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पाते हैं, यदि आपतन कोण आई डैश आई से बड़ा हो, आपतन कोण यानी आई डैश आई से बड़ा हो, यानी जो आपतन कोण है ना इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे, आई से बड़ा कर दे, आई से क्या करे बड़ा करे, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अपवर्तन कोण जो होगा ना आई डैश से छोटा ही होगा। ये कितना ही बड़ा कर दे, ये जो आई रहेगा उससे आर छोटा ही ना रहेगा, तो आर का मान क्या आई डैश छोटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक कर दे। ओके, ये सोचिए, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये कम है 20 डिग्री है, इसको बढ़ा के 50 कर दें, देखिए 50 अधिक हो जाएगा, नहीं 50 से कम रहेगा, तो यही हम बोलेंगे। यदि आपतन कोण का मान 2i से बड़ा कर दे, 2i से क्या करे बड़ा कर दे, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, तो अभी 2i छोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। अब देखिए इसमें ऐसा कोई आपतन कोण मिलेगा जिसके लिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाए, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब संभव है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा तब संभव है। यहाँ विरल से सघन में रहा है ना, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो ही नहीं सकता। कब होता है, जब सघन से विरल में जाता तब होता है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है 90, बी दिया 48, सी दिया 30, डी दिया किसी मान के लिए नहीं, जी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी है। ध्यान देंगे, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी है, समतुल्य निर्वात में पथ की लंबाई का अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। इसमें पथ की लंबाई कितना है, टी है, हम डी माना था, यहाँ पर टी दे दिया, तो बोला इसी के समतुल्य निर्वात में क्या होगा, तो निर्वात में क्या आया था, म्यू इंटू टी आया था, अपवर्तनांक गुणे पथ लंबाई, तो म्यू इंटू टी यानी ऑप्शन नंबर ऐसा है। इसमें अपवर्तनांक एन दिया था, एन इंटू टी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए टिक कर देंगे। लेंस की क्षमता का सही मतलब डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। अब ये स्टेटमेंट वाला फिर क्वेश्चन आइए, ध्यान देते हैं। कथन एक दिया है, प्रकाश किसी समरूपीय माध्यम में सीधी रेखा में गमन करती है। जी बिल्कुल, तो पढ़े, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये कथन सही है। विवर्तन में बिना माध्यम परिवर्तन के ही प्रकाश के गमन की दिशा बदल जाती है, ये भी सही है। विवर्तन में क्या होता है, किसी तीखी कोण से प्रकाशीकरण क्या होती है, डाइवर्ट अपनी दिशा मोड़ लेती है। तो प्रकाश की किरण को किसी तीखी कोण से मोड़ना ही क्या होता है, विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, विवर्तन। तो विवर्तन में माध्यम चेंज नहीं होता, जिस माध्यम में उसी माध्यम मुड़ जाएगा। ओके, कहने का मेरा मतलब क्या है, चलिए हालांकि इसको वे पब्लिक डिस्कस किया जाएगा। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नहीं, दोनों सही है, कथन दो कथन एक ही सही व्याख्या करता है, ये गलत है। दोनों सही है बट ये वाला जो स्टेटमेंट इसकी व्याख्या नहीं करता। अगला दिया दोनों कथन सही है परंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या बी, तो बी टिक कर दें। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 1 म्यू 2, अच्छा 1 म्यू 2, इसका मतलब क्या होता है, यह जो म्यू के पास है ना इसी का अपवर्तनांक होता है, यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता है, म्यू 2 1 भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। तो 1 म्यू 2 लिखे चाहे म्यू 2 1 लिखे, जो म्यू के पास है ना इसी का अपवर्तनांक निकालना होता है। तो बोल रहा है कि म्यू 2 यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष क्या होगा, ये होगा म्यू 2 बटा म्यू 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, ऑप्शन दिया प्रकीर्णन, बी दिया विवर्तन, सी दिया बर्ण विक्षेपण, डी दिया अपवर्तन। तो बर्ण विक्षेपण देना ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर दो। पहला क्वेश्चन दिया 4 डिएप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। क्षमता दिया है
फोकस दूरी निकालना है। तो एफ को लिख सकते हैं 1/p, तो 1/p, p का मान कितना है 4, तो 4 1/4। अब देखिए ये पावर डाइप्टर में तो फोकस दूरी मीटर में आ गया। अब ऑप्शन सब दिया है सेंटीमीटर में, बदलते हैं सेंटीमीटर। 1/4 × 100 तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर तो ही दिया है। ऑप्शन नंबर 1 मिनट, सॉरी सब मीटर में ही ना दिया है। ओके, एक काम करते हैं, इसको मीटर में ही रख देते हैं। सेंटीमीटर में 25 हुआ तो यहाँ पर 0.25, ये तो गलत हो जाएगा, ये 0.35 भी गलत हो जाएगा। अब बाकी 2 को मीटर में, इसको 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25 मीटर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि कांच के एक लेंस जिसका अपवर्तनांक इतना है, हवा में फोकस दूरी इतना है, तो पानी में फोकस दूरी, अच्छा एक कांच का जो लेंस है हवा में फोकस दूरी क्या है FA है, यानी FA माने एयर है। अब बोल रहा है कि पानी में फोकस दूरी क्या है, तो पानी में फोकस दूरी दिया है FW, क्या दिया है FW दिया है। तो बोल रहा है कि FA और FW में क्या रिलेशन होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान रखिए FA और FW में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हवा में F है तो हमको FW निकालना होगा। क्या निकालना होगा, FW का मान निकालना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/F वाटर का निकालते वाटर लेंगे। अब ये क्या लेंगे, म्यू ऑफ लेंस, तो लेंस किसका है, एक मिनट, कांच का है, तो म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब -1 × 1/R1 - 1/R2। ओके, चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा यहाँ पर, म्यू जी वाटर का मान क्या आएगा, तो म्यू जी बटा म्यू वाटर, क्या आएगा म्यू जी बटा म्यू वाटर। अब -1 इंटू ये वाला जो टर्म कभी चेंज होगा, हवा में चाहे पानी में नहीं चेंज होगा। इस पूरा टर्म को हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, लिख दिए। अब देखिए म्यू जी का वैल्यू कितना दिया है, ग्लास का अपवर्तनांक दिया है 3/2, यानी लेंस का अपवर्तनांक 3/2 है, यानी 3/2 बटा वाटर कितना है, वाटर का 4/3, तो 4/3 -1 इंटू यहाँ x है तो x, ये कितना हो जाएगा, ये 3 ऊपर आएगा, यानी 3 3 का 9 और 4 दूना 8, तो 9/8 -1 इंटू x, ये कितना जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा कितना, एलसीएम कितना आ गया 8, 9 में 60 गया, यानी 1/8 कितना गया 1/8। तो 1/FW का मान कितना गया 1/8, कितना गया 1/8। चलिए अब हम निकालते हैं किस में, हवा में, किस में निकालते हैं, हवा में। चलिए अब बताइए 1/F एयर, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1 इंटू ये वाला आएगा, तो ये वाला x, तो यहाँ लिख दिए x, क्या लिख दिए यहाँ पर x। अब देखिए कितना गया, इसके एयर के सापेक्ष कितना है, एयर सापेक्ष 3/2, तो यहाँ लिख दिए 3/2, अब -1 इंटू यहाँ x है तो x, ये कितना गया यहाँ पर, यहाँ पर गया एलसीएम आ गया 2, 3 2 1, यानी 1/2, कितना गया 1/2, किसका वैल्यू आ गया 1/FA का वैल्यू आ गया। अब दोनों में तुलना करना है, भाग कर तुलना हो जाए, यहाँ से निकाल लीजिए FA का मान कितना आएगा, यहाँ से FA का मान आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे 2/x, कितना आएगा 2/x। और यहाँ देखिए FW का मान कितना आएगा, तो FW का मान कितना आएगा 8/x, यानी 8/x। ओके, चलिए तो वो दोनों में तुलना करना है तो भाग करते हैं। देखिए सब में सबसे आगे क्या लिखा है F वाटर, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और 1/2 करते हैं। तो जब 1/2 करें तो क्या मिलेगा, तो एक में दिया है FW बटा इसमें क्या दिया है F एयर, W का वैल्यू कितना दिया है 8/x, तो 8/x, और एयर का वैल्यू दिया है 2/x, तो 2/x, x कैंसिल 2 चौका 8, तो कितना गया FW, इसको इधर भेज दे कितना जाएगा 4FA, यानी हवा में जो उसका फोकस दूरी होगा, सॉरी पानी में जो फोकस दूरी होगा हवा के तुलना में कितना गुना होगा, 4 गुना होगा, यानी 4A होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी टी करेंगे। आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा के बीच सही है। तो हम लोग पढ़े थे लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी टी करने का। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है, तो P इक्वल टू क्या था P1 + P2, यानी ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर दें। अगला क्वेश्चन है म्यू जी, ग्लास का अपवर्तनांक दिया है 3/2, म्यू वाटर का अपवर्तनांक दिया है 4/3, तो बोल रहा है कि वाटर म्यू यहाँ जी लिखा है, यानी ग्लास का अपवर्तनांक निकालना है वाटर के सापेक्ष, इसे क्या लिखेंगे म्यू ऑफ ग्लास बटा म्यू ऑफ वाटर। तो ग्लास से कितना दिया है 3/2, ये कितना दिया है 4/3, 3 3 का 9 और 4 दूना 8, 9/8, कितना गया 9/8, यानी ऑप्शन नंबर क्या गया सी, तो सी टी करने। ओके, तो अगला क्वेश्चन दिया है, कांच के लिए क्रांति कोण होता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, कांच के लिए क्रांति कोण कितना होता है, लगभग 42 डिग्री हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है,
24 पॉइंट समथिंग होता है। ऑप्शन ने दिया 48, बी दिया 41, सी दिया 37, डी दिया 24। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, डी टी। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है त्रिपार्श्वों के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी प्रिज्म, इसे क्या बोलते हैं? प्रिज्म। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अब बटा साइन ए बाई टू। यानी ऑप्शन में क्या होगा? सी। तो सी टी करेंगे, ठीक है ऑप्शन नंबर सी टी करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है एक उभयोत्तल लेंस में प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए थे। कैसे? तो फोकस दूरी निकालना है तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसे क्या करें? सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं। म्यू का वैल्यू दिया 1.5, तो 1.5 माइनस 1 कितना आएगा? 0.5, तो 0.5 1/r1, तो 1/r1 का मान लेंगे 20 सेंटीमीटर, तो 1/20 ये आता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/20, तो कितना जाएगा यहाँ पर? 5/10 गुणे आ जाएगा कितना? 2/20। ये 2 कैंसिल, यानी 1/f का मान आएगा 1/20, f का मान क्या आएगा? 20 सेंटीमीटर। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टी कर। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस संपर्क में इनके संयोजन की क्षमता क्या है? ओके, अब ध्यान देंगे। ये क्या है? उत्तल लेंस का फोकस दूरी है, तो इसको f1 मान लेते हैं। कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। प्लस में होगा माइनस में होगा? प्लस में होगा। फिर दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, तो f2 का मान दिया 20 सेंटीमीटर, अवतल का फोकस दूरी माइनस में होता है तो माइनस लिख देंगे। तो बोला इन संयोजन की क्षमता किस में निकालना है? डायप्टर में निकालना। अब हमको निकालना है संयोजन की क्षमता, P इक्विवेलेंट का मान निकालना है। तो देखिए P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो P1 प्लस P2 होता है, तो लिख देंगे P1 प्लस P2। अब क्वेश्चन क्या बना? देखो P1 P2 का मान पता है तो सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। निकाल लेते हैं। तो P1 का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f1, P2 का फॉर्मूला 1/f2, 1/f1। जब पावर डायप्टर में निकालना होता है तो फोकस को मीटर में बदलना होता है, इसको मीटर में बदल देता है। तो कितना गया? 40/100, यानी 0 कैंसिल, 4/10 यानी 2/5, कितना गया? 2/5। ये कितना गया? -20/100, यानी आ गया -1/5। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। f1 का मान कितना है? 2/5, यानी 2/5 प्लस f2 का वैल्यू कितना है? -1/5, तो -1/5। ये 5 ऊपर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 5, तो 5। इस पूरा कैल्शियम कितना आएगा? इस कैल्शियम आएगा 2, यहाँ लिख दीजिए 2। ये कितना गया? 5 माइनस 5 दूना 10, ये कितना गया? -5/2, तो -5/2 क्या होगा? -5/2। तो कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, -5/2 मतलब 2.5, तो -2.5 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टी करेंगे, टी करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टी करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया प्रकाश वर्ष का मान होता है। ओके, तो प्रकाश वर्ष का मान यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, आप टिक कर सकते हैं, नहीं याद है तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान देंगे। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ओके, अब देखिए ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। तो ऑप्शन में देखिए तो क्या है? ये सभी टर्म क्या है? एक समान है। ओके, पावर देखते हैं। यहाँ 15 दिया है, यहाँ 12 दिया है, यहाँ 10 दिया और यहाँ क्या दिया? 8 दिया। बहुत मतलब अच्छा खासा अंतर है। मैं यहाँ 15 दिया होता है, यहाँ 14 दिया होता है, 13 दिया होता है, तब थोड़ा सा सोल्यूशन में क्या करते हैं? थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ओके, इन हमको ऑप्शन तक पहुंचना है। देखिए जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की हुई दूरी। कहाँ पे? निर्वात में। एक तरह से क्या है? दूरी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय। तो निर्वात में चाल कितना होता है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। समय 1 वर्ष है। एक वर्ष ये मीटर में, सेकंड में दिया है ना, तो समय भी हमको सेकंड में चाहिए। तो 1 वर्ष यानी 365 दिन है। तो दिन को किसमें बदलना हमको? सेकंड में। तो सबसे पहले 365 दिन, एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। तो 24 घंटा आ गया। 1 घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। ओके, अब काम करिए, राउंडिंग अप करते हैं। यहाँ 3 है, ठीक है, 10 एक 3 है तो 3 देते हैं, इसे हम कर सकते हैं। चलिए यहाँ 10/8 तो 10/8। अब इसे लिख सकते हैं 3.65, 3.65, तो कितना है? 10 के पावर 2। वैज्ञानिक संकेतन पढ़े होंगे लोग। इसका ये क्या लिख सकते हैं? 2.4 गुणे 10। इसे क्या लिख सकते हैं? 3.6 गुणे कितना अंक पहले? 10 3 अंक पहले 10 के पावर 3। अब देखिए ये कितना गया? 3 3 3 का 9, 9 3 27, 27 27 दूना 54, लगभग 27 दूना 54, लगभग 54 आएगा। जब मान लेते हैं 54 आएगा, 54, तो इसका भी राउंडिंग ऑफ करें तो क्या होगा? जब ये दशमलव देंगे तो इसमें फिर से एक बार 10 गुना कर देंगे। कैसे गुना कर देंगे? 10 गुना कर देंगे। अब देखिए इसको कंबाइन कीजिए, क्या देखिए तो सबका आधार सेम है, तो पावर जोड़ते हैं। तो पावर जोड़िए, 8 है, यहाँ 2 है, 8 2 10 और 10 1 11, 11 3 14 और 14 1 15, यानी 10 का पावर 15 लगभग। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। 80 कर देंगे, 80 कर देंगे, ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। ओके,
अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी, गोलीय दर्पण को पानी में डुबाएं तो दर्पण की फोकस दूरी किस बड़ी में करती है, इसकी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी एफ इक्वल टू क्या होता है r/2। तो पानी में डुबाई चाहे किसी माध्यम लेके आर चेंज नहीं होगा, जब आर चेंज नहीं हो तो फोकस दूरी भी चेंज नहीं होगा, बट लेंस का चेंज होता है। क्यों? क्योंकि लेंस के फोकस दूरी वाला फॉर्मूला आप ध्यान देंगे लोग, होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो लेंस का जो फोकस होता है ना उसका अपर्तनांक पर भी डिपेंड करता है, परंतु दर्पण की फोकस दूरी अपर्तनांक पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इससे क्या होगा, समान रहेगा। ऑप्शन में क्या होती है, यानी उसका फोकस दूरी नहीं होती। तो जब किसी दर्पण को कहीं किसी अन्य माध्यम में ले जाते हैं उसका फोकस दूरी चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान क्या होता है? परिवर्तन गुणांक क्या होता है? परिवर्तित किरण की तीव्रता बटा आपतित किरण की तीव्रता। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्या होता है, 100% परिवर्तन होता है। तो जितनी तीव्रता परिवर्तित किरण की होती है उतना ही आपतित किरण की होती है। जब दोनों सेम है तो कट क्या आएगा, 1 आएगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक करने का। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? ओके, ध्यान देंगे। देखिए, किसी माध्यम के लिए क्रांति कोण कितना दिया, 30 डिग्री दिया। तो क्या इसे आप अपवर्तनांक निकाल सकते? निकाल सकते। कैसे? म्यू का फॉर्मूला था 1/sin IC। लेकिन हमें क्या निकालना है, अपवर्तनांक नहीं निकालना है, क्या निकालना है, माध्यम में प्रकाश का वेग निकालना है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, c/v। तो लिख देंगे c/v, 1/sin है तो sin। IC का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया, लिख देंगे 30 डिग्री। अब यहाँ से किसका मान निकालना है, v का मान निकालना है। चलिए, c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸, तो 10⁸ बटा v है तो v 1/sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 ये 2 ऊपर आ जाए तो 2 ऊपर करते हैं तो कितना गया 3 × 10⁸ बटा v बराबर है 2, तो 2। हमें किसका मान निकालना है, v का मान, तो v यहाँ कर देते हैं और 2 यहाँ कर देते हैं। तो 3 × 10⁸ अब बटा में गया 2, 3/2 कितना आएगा 1.5। तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये किसका मान आ गया, v का मान आ गया। तो कहाँ पर दिया 1.5 × 10⁸, 1.5 × 10⁸। अच्छा, यहाँ पर 8 होना चाहिए बट यहाँ पर 5 लिख दिया। फिर ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। क्या होगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है? किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी भी प्रिज्म की बर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। बर्ण विक्षेपण क्षमता, तो बर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला क्या मिला था, म्यू ऑफ v माइनस म्यू ऑफ r बटा म्यू y माइनस 1। ओके, अभी जो बर्ण विक्षेपण क्षमता है किस पर डिपेंड कर रहा है, अपवर्तनांक पर डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन ए दिया आपतन कोण पर, गलत। बी दिया प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, ये हो सकता है। सी दिया प्रिज्म का अपवर्तन कोण, ये भी नहीं होगा। डी दिया प्रिज्म कोण, कैसे कोई प्रिज्म कोण है, ये है नहीं ना है, ये भी गलत। यानी होगा प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर बी। तो बी क्यों होगा, तो हम जानते हैं अलग अलग पदार्थ के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जब प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति चेंज, अपवर्तनांक चेंज, अपवर्तनांक चेंज, तो ओमेगा का मान भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया, आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है? तब पढ़ते प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब, तो बड़ा बनाने वाला बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला मात्र एक दर्पण है। समतल, उत्तल, अवतल में मात्र एक दर्पण है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, ए टिक करेंगे। ओके, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है, लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो ए टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब सवाल कब आया है, देखिए 2024 में आया है वो क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो खगोलीय दूरदर्शी, तो खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है, तो खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है, ये जो होता है ना ऑब्जेक्टिव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक बोलते हैं। तो अभिदृश्यक बड़ा होता है और नेत्रिका क्या होता है, छोटा होता है। तो अभिदृश्य का फोकस दूरी FO, नेत्रिका का FE। तो FO का मान बड़ा होता है FE की तुलना में, तो FO बड़ा होता है FE, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, काल्पनिक और सीधा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ए टिक कर देंगे। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस से कौन दोष दूर करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष, यानी दूरदृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर देंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? ऑप्शन दिया 1 mm, 2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर। कभी 1 मीटर होगा, 1 मीटर तो लगभग इतना बड़ा होता है कि हमारा आंख का फोकस दूरी इतना मीटर होगा, नहीं ना होगा। ये तो क्या बोलते हैं, पीछे निकल जाएगा। 25 सेंटीमीटर भी लगभग बड़ा होता है, ये भी गलत। अब ये 2 में कौन होगा, कौन होगा, आप सोचिए। तो आप लेके बाद पढ़ेंगे लोग,
नेत्र गोलक जो होता है ना हम लोग का नेत्र गोलक, तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर। लगभग कितना? 2.3 सेंटीमीटर। अब बट यहाँ बात किया फोकस है, तो अब बताइए यहाँ जो लेंस रहता है, लेंस आने वाले किरणों को कहाँ मोड़ता है? मोड़ता है रेटिना पर। कहाँ मोड़ता है? रेटिना पर। ध्यान देंगे, तो यानी से फोकस बिंदु यहाँ पर होगा। तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना है? 2 सेंटीमीटर मान सकते हैं। यहाँ से मान लेते 2.3, यहाँ से लगभग 2 मान सकते हैं। तो 2 सेंटीमीटर, तो फोकस भी कितना गया? 2 सेंटीमीटर। यानी जो इसका लगभग व्यास है ना, वही लगभग फोकस होगा। यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है? तो दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है? इसका फोकस दूरी या प्लस इसका फोकस दूरी, तो दोनों के फोकस दूरी का जोगफल होता है, यानी FO प्लस FE। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक कर। अगला क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो ए टिक करो। ओके, चलिए चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टिता को दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन संबंध सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ए टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो होता है FO बटा FE। FO बटा FE कहीं दिया है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए टिक करो। ये माइनस चिन्ह कहाँ से आया? तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस चिन्ह यूज होता है, जब आप पढ़ेंगे देखेंगे लोग। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो बताइए बेलनाकार लेंस हम लोग कब यूज करते हैं लोग? अबिंदुकता को दूर करने के लिए। ऑप्शन है निकट दृष्टिता, बी दीर्घ दृष्टिता, डी दिया है जरा दृष्टिता। ये तो 3 को होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक करेंगे। अबिंदुकता को इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है? अभिदृश्य लेंस। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में यहाँ पर अभिदृश्य लेंस होता है और नेत्रिका होता है। तो संयुक्त में नेत्रिका बड़ा होता है, तो क्या होता है? यहाँ मान कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इधर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ क्या दिया? देखिए तो काल्पनिक और छोटा, गलत। वास्तविक और छोटा, तो वास्तविक और बड़ा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। वास्तविक और बड़ा बनता है। वास्तविक और बड़ा क्यों बनता है? तब पढ़े थे लो ना, यहाँ क्या होता है? फोकस के बाहर रखा जाता है। तो जब कोई वस्तु फोकस और डबल फोकस के बीच रहे, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बड़ा बनता है, उल्टा बनता है। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए कौन लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में क्या होती है? लगभग 1 मिनट होती है। ऑप्शन नंबर बी। विभेदन क्षमता क्या है? तो ये भी आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने को मिलेगा कि किसी यंत्र की विभेदन क्षमता हम कैसे निकालते हैं। इसको आप फिलहाल याद कर लीजिए कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में क्या होता है? 1 होता है। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिए। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़े तो कभी मिला था, आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ए टिक कर देंगे। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अंतिम प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनता है। तो कैसा होता है? आभासी और उल्टा, यानी काल्पनिक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन ए दिया है, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी होता है। सी टिक कर देंगे। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी क्या बनता है? अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा बनता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए अंतिम प्रतिबिंब और खगोलीय दूरदर्शक के लिए अंतिम प्रतिबिंब, दोनों क्या होते हैं? एक ही नेचर के होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डियोप्टर है कि आवर्धन क्षमता क्या है? ओके, अब ध्यान देंगे, हमको आवर्धन क्षमता निकालना है। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धक ग्लास माने क्या हुआ? सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है 1 + d/f। तो हमको m का मान निकालना है, जाहिर सी बात है। कब निकलेगा? जब हमको d और f का मान पता हो। तो d का तो मान पता होता है 25 सेंटीमीटर होता है। अब f का मान पता हो तभी ना बनेगा। तो f का मान कहाँ से निकालेंगे? इसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है 12 डियोप्टर क्षमता। तो जब उत्तल लेंस की क्षमता 12 डियोप्टर है, फोकस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? चलो निकालते हैं। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/p। 1/p। p का मान कितना दिया है? 12 डियोप्टर। लिख दिए 12 डियोप्टर। अभी किस में आ रहा है? ये आ रहा है मीटर में, बट ये दिया है सेंटीमीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1/12 × 100 सेंटीमीटर। ये किस में था? मीटर में था। ओके, तो कितना गया यहाँ पर? 100/12। इसको यहाँ पर लिख देते हैं। फोकस का मान कितना आ रहा है? 100/12। ओके, तो गया 1 + ये 12 ऊपर आएगा, 12 ऊपर, ये 25 कट जाएगा यहाँ पर 4 से। 100 किससे कटेगा? 4 से कटेगा। ये 12 ऊपर आएगा, यहाँ कटाते हैं 4 × 3 = 12। ये 3 ऊपर आएगा, 3 लिख दिए। 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो एम का मान आएगा 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो ए टिक कर दो। ओके, चलिए चलते अगला क्वेश्चन पे। ये लास्ट स्लाइड है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बी टिक कर दीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है?
तो 1 + d/f ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है और बड़ा होता है। तो ऑप्शन ए दिया काल्पनिक, वास्तविक अपेक्षा उल्टा, ये गलत। काल्पनिक और वास्तविक अपेक्षा सीधा, काल्पनिक और वास्तविक, हाँ ये तो सही है। वास्तविक ये भी नहीं होगा, इन ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और क्या होता है? बड़ा बनता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर दें। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन दिया वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो फाइनल इमेज बनता है, जो हम देखते हैं लोग, वो बनता है आभासी और उल्टा। इन ऑप्शन में क्या हुआ? सी, तो सी टिक कर दो। ओके अगला क्वेश्चन दिया, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो उत्तल लेंस का व्यवहार किस में किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष में। ऑप्शन में क्या होगा? बी, तो बी टिक कर दो। चलिए तो थोड़ा फिलहाल यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है या खगोलीय दूरदर्शी है, दोनों में अंतिम प्रतिबिंब एक ही प्रकार से बनता है। कैसा बनता है? आभासी और उल्टा बनता है। परंतु पार्थिव दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ओके चलिए तो इस तरह करके क्या हुआ, जितना भी टीवाई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे किरण प्रकाशिकी का, वो सब कंप्लीट होता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।